बैक मॉर्निंग स्पॉट के सेकंड सेगमेंट में आपको खुशामदीद कहते हैं। और आज जो हमने टॉपिक चूज़ किया है फॉर डिस्कशन वो है बच्चों की सेहत और उसकी अहमियत से रिलेटेड। बच्चे हमारे कौम का सरमाया है, हमारा मुस्तकबिल है। उनकी सेहत ही में अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो राइट इन्वेस्टमेंट होगी। और यही इन्वेस्टमेंट जो है हमारे अंदरूनी सिंध में भी अगर देखने में आ रही है तो वहाँ भी बहुत सारे इस तरह के समाजी और फलाही इदारे हैं जो कि काम कर रहे हैं बच्चों की प्रॉपर वैक्सीनेशन से लेके उनकी पूरी जितनी भी इलाज मौलजा है उन सब के अखराजात उठा। बिल्कुल ऐसा ही। और बच्चों की जहाँ तक बात की जाती है ना, तो बच्चे मन के सच्चे होते हैं और बच्चों की नशोनुमा के लिए हमेशा हम देखते हैं कि पुराने अखबार से अगर हम चले आएँ तो एक बहुत ही नायाब किस्म का तरीक़ेकार हुआ करता था। पहले हम ये देखते थे शाही ज़मानों के अंदर तो बच्चे पलते कहीं और थे और उनके लिए दाइयाँ मौजूद हुआ करती थी और दाई बच्चों की नशोनुमा के लिए ना हर वो काम किया करती थी, चाहे वो उनकी फिजियोथेरेपी हो, चाहे वो उनकी वर्जिश हो, कसरत हो, या फिर उनकी छोटी छोटी हरकत और सकनात के ऊपर नज़र रखी जाती थी। इसी तरह सिंध के अंदर अगर हम बात करें ना, स्पेसिफिकली प्रोविंस सिंध की, तो सिंध इस तमाम दौड़ के अंदर ना सबसे आगे है। और ये दौड़ ऐसी है कि इसमें हम ये समझते हैं कि पूरे इंस्टीट्यूट बना दिए गए हैं और वहाँ पर काबिल तरीन लोग डॉक्टर्स, चाहे वो माहिर अतफाल हों, पीडियाट्रिक डॉक्टर्स हों या फिर फिजियोथेरेपिस्ट हों। जैसे माँ बाप जब पहली दफ़ा माँ बाप बनते हैं ना तो उनको एक बड़ी हैजान की कैफियत होती है कि ये नन्ही सी जो जिस्म है, नन्हा सा, जिसके अंदर सांसें चल रही हैं, ये कैसे जो है रिएक्ट करेगा, ये कभी जो है वो हंस रहा है, कभी रो रहा है। एक बड़ी अजीब व गरीब कैफियत होती है। उसको कूल डाउन करने के लिए सिंध हुकूमत ने बड़ा ज़बरदस्त एक इदारा बनाया और उस इदारे के अंदर हम ये देखते हैं कि वो बहुत तेज़ी से फल रहा है और फूल रहा है। बड़े बड़े लोग उसके साथ जुड़ते चले जा रहे हैं। उस इदारे का नाम है सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ एंड नियोनेटोलॉजी। ये मैंने ज़रा वर्ड अभी सीखा है अभी कुछ देर पहले ही, क्योंकि इसकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो अक्सर और बेशतर हम देखते हैं गलत ली जाती है। लेकिन इसी के साथ साथ हमारे पास दो बड़े ज़बरदस्त से लोग मौजूद हैं और उन लोगों का तारुफ मैं इस तरह से कराता चलूँ कि एक तरफ जो है वो हम देखते हैं कि माहिर अतफाल हैं डॉक्टर सादिया गफरान साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। दूसरी तरफ हैं हमारे साथ डॉक्टर लाजवंती साहिबा, तो आपको भी गुड मॉर्निंग। कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? और सुबह सवेरे हम ये देखते हैं कि एनर्जेटिक जब गेस्ट आ जाते हैं ना तो वो ऑरा ही एक अलग होता है। और जब होस्ट की और गेस्ट की एनर्जी मैच हो जाती है तो फिर बातें कम होती हैं और हंसी मजाक ज़्यादा होता है। लेकिन हमने जितना हंसी मजाक करना था वो हमने ऑफ एयर कर लिया है। कुछ काम की बातें भी करेंगे, इस इदारे के बारे में पूछेंगे। तो आपसे ज़रा लाजवंती हम स्टार्ट कर लेते हैं क्योंकि आप पहले हमारे सामने बैठी हुई हैं। पहले तो आप लोग को भी ईद मुबारक भी कह देते हैं, ईद अभी अभी गुजरी, आप दोनों के हाथों में मेहंदी नजर आ रही है, अच्छी गुजरी, बहुत अच्छी। चलें जी, अच्छा ज़रा इस इदारे के बारे में जानना चाहूँगा। ये जो चाइल्ड हेल्थ के हवाले से इदारा है, ये इदारा कर क्या रहा है? बेसिकली जो हमारा इदारा है वो मेन फोकस रखा है हमारे पास बच्चों की हेल्थ पे। ठीक है। तो जो हमारा मेन मोटिव एज द नेम सेज चाइल्ड हेल्थ एंड नियोनेटोलॉजी। नियोनेटोलॉजी में हमारे पास वो बच्चे हैं जो पैदाइश से लेके 30 दिन का बच्चा है। अच्छा। उसके ऑनवर्ड्स जो बच्चा है लाइक 1 महीने से लेके टिल 16 या 18 ईयर से कम का बच्चा है वो हमारे पास चाइल्ड हेल्थ में आता है। तो मेन फोकस जो है हमारे पास बच्चों का पैदाइश से लेके स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। तो इट्स द हेल्थ जो आपकी मदर हेल्थ से स्टार्ट हो रही है टिल द एज ऑफ 16 ईयर्स ऑफ एज। तो वो इस एरा को हम लोग मेनली फोकस दे रहे हैं। उसमें बच्चे अब हमारे पास जैसे हम अगर अपने इंस्टीट्यूट की बात करें, हमारा सबसे पहला यूनिट है कुरंगी में चिल्ड्रन हॉस्पिटल के नाम से, जो K5 में हमारा सबसे पहला इदारा जो हमने बनाया। उसमें हमारे पास मेनली बच्चों की हेल्थ पे फोकस रखा गया था। न्यूनेटोलॉजी से स्टार्ट किया हमने, पीडियाट्रिक ICU बनाया, न्यूनेटल ICU बनाए। उसके बाद अब जो मेन फोकस है वो हमारा मदर से रिलेटेड हो गया है, क्योंकि बच्चे की हेल्थ वूम्ब से स्टार्ट हो रही है। जब बच्चा माँ के पेट में है वहीं से उसको अगर हम केटर करना शुरू करें तो बच्चे को इतने चैलेंजेस फेस ही ना करने पड़े। ठीक है। इन दी लाइक लेटर ऑन एज में। तो हमारे पास जितने भी यूनिट्स हैं वो हमारे पास माँ और बच्चे की हेल्थ पे काम कर रहे हैं। तो उनमें हमारे पास इंक्लूडेड सर्विसेज है। हमारे पास वैक्सीनेशन सेंटर्स को बहुत ज़्यादा मेन फोकस में रखा गया है। माँ की हेल्थ को, उनके प्रॉपर स्कैन्स को, उनकी चेक एंड बैलेंस को रखा गया। भाई कोई कमी है तो हम पहले से ही उसको जो है ना पूरा करना है। उसके बाद जो बच्चा है हमारे पास अगर कोई फिर भी चैलेंजेस आते हैं तो हमारे पास एक्सक्लूसिवली हमारे पास अपने इंस्टीट्यूट हैं जो हमारे पास नियोनेटोलॉजी से लेके न्यूनेटल हेल्थ से लेके पीडियाट्रिक हेल्थ तक पूरा उसको देख रहे होते हैं। वेरी नाइस। अच्छा आप ये बताइए सादिया गफरान कि जब आप देही इलाकों में जाती होंगी तो वहाँ पर जो बच्चों की फलाह के लिए कौन कौन से ऐसे चैलेंजेस दरपेश आते होंगे जिसकी वजह से आप डॉक्टर्स कहती होंगी कि मतलब ये तो बहुत मुश्किल है, मतलब लेकिन फिर भी आप लोग काम कर रही होती हैं चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में?
देखिए, चैलेंजेस तो हर फील्ड में होते हैं और हर जगह होते हैं। यहाँ पे सबसे बड़ा चैलेंज होता है एजुकेशन का कि और दूसरा, माँ पढ़ी लिखी नहीं है, माँ समझदार नहीं है, छोटी छोटी उम्रों में उनकी शादी कर दी गई है, तो वो अपने आप को संभालें, अपने घर को संभालें, या वो उस नन्ही जान को संभालें जो उनके अंदर है। तो सबसे ज़्यादा तो यही चैलेंज होता है कि उसको समझाना। दूसरा, हमारे देहाती इलाकों में जो जो मतलब एक घर के अंदर बहुत सारे अफराद रहते हैं, तो वो ये होता है कि सास का, ससुर का इन्फ्लुएंस या किसी और का इन्फ्लुएंस होता है। मेंटल हेल्थ का बहुत इशू होता है। दूसरा ये कि अगर उन्होंने कह दिया कि नहीं, हमारे वक्तों में तो हमने ऐसे पाल लिए थे, तो अब जाने की क्या जरूरत है। इस तरह के बहुत से लोग केसेस मिल जाएंगे। बिल्कुल, तो वो यही चीज़ें होती हैं कि वो अवेयरनेस, अब ये अवेयरनेस सिर्फ मदर के लिए नहीं है, अवेयरनेस पूरे घर के लिए होती है कि भाई आपको किस तरह से करना है। अगर बच्चा और माँ दोनों सेहतमंद होंगे तो आगे की ज़िंदगी बहुत आराम से गुजरेगी। अगर माँ सफ़र कर रही है तो अल्टीमेटली बच्चा सफ़र करेगा। माँ को न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, माँ को अच्छा खाना नहीं मिल रहा है, माँ की सेहत अच्छी नहीं है, तो वो अल्टीमेटली कन्वर्ट होता है बच्चे में, बच्चा एनीमिक होता है। जब एनीमिक होगा तो वो आगे उसके चैलेंजेस आ जाएंगे। अगर माँ जो है वो शुरू में फीड नहीं करवा रही है, अब तो बहुत सारी चीज़ें ये आ गई हैं कि ठीक है माँ का दूध नहीं आ रहा है, ठीक है, तो ये हमें अवेयर करवाना है कि क्यों नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा। भाई जब अल्लाह ने दिया है एक सिस्टम है, तो नेचुरल दूध तो आएगा, ठीक है। एक गाय, भैंस भी, बकरी भी अपने बच्चे को दूध पिलाती है, वो कोई फार्मूला मिल्क तो नहीं लेकर आते ना। तो अगर ये चीज़ है तो वो भी आपको कोशिश करनी है। ये छोड़ दें कि भाई माँ का दूध नहीं आ रहा है, माँ का दूध तो पानी है। बहुत सारी मैंने मिसकॉन्सेप्शन सुने हैं कि माँ के दूध में जहर होता है, कि इसलिए बच्चा कमजोर होता जा रहा है, इसको माँ का दूध मवाफिक नहीं आ रहा है। जबकि माँ के दूध में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो आपको पूरे दुनिया में किसी भी फार्मूला मिल्क में नहीं मिलेंगे। माँ का दूध पहला, कौन से जहरीले लोग हैं जो जहरीली बातें कर रहे हैं। ये देही इलाकों में भी कौन सारे हमारे पास आते हैं। मैं जैसे कुरंगी 5 में शेयर करते हैं लोग इस तरह लोग आके कहते हैं कि दूध बंद करवा दिया, वो मवाफिक नहीं आ रहा था, बच्चे को बार बार उल्टी लग रही थी, और हमें ये कहते तुम्हारा दूध में खराबी है। बहू को उसको जहरीला कर दिया, अपना जहर बहू में ट्रांसफर कर दिया। बच्चा वजन गेन नहीं कर रहा है तो भाई आपके बच्चे, आपका दूध ही नहीं सही है, जहरीला दूध है मेरा, तो भाई मैं इसी पर आऊंगा, लेकिन जरा फिजियोथेरेपी के ऊपर भी बात करूंगा। हम देखते थे बच्चों को जब बिल्कुल नौमौलूद होते हैं, नन्हे मुन्ने बच्चे होते हैं, तो उन्हें सुबह की धूप लगाना है, हल्की सी वो सिकाई करना है, फिर मालिश करवाते थे। पहले तो ये सारी चीज़ें हुआ करती थी, एग्जिस्ट करती थी। क्या आज आप ये चैलेंजेस फेस कर रही हैं लाजवंती, कि आज वो सारी चीज़ें नापैद हो गई हैं, या फिर आप उनको एडवाइसेस देती हैं कि फिजियोथेरेपी कितनी ज़्यादा ज़रूरी है बच्चे के लिए? बिल्कुल, क्योंकि देखिए नेचर तो नेचर है ना, उसको तो कोई भी बीट नहीं कर सकता। हम कितना भी नशोनुमा कर लें बाहर से, जैसे फार्मूला मिल्क की बात है, हम कितना भी कह देना कि भाई फार्मूला मिल्क दे दो, पेट नहीं भरा, लेकिन जो माँ की फीड से आपको चीज़ मिलेगी वो आपको उससे नहीं मिलेगी, टॉप फीड से नहीं मिलेगी, रिप्लेसमेंट नहीं है वो। सिमिलरली अगर इस तरह के हमारे पास चैलेंजेस जैसे आए, क्योंकि अब हमारे पास जैसे राइश लोगों की फ्लैट्स के अंदर है, तो ये जो डिजीजेस हैं जैसे रिकेट्स होना, जिसमें बच्चे की बोन्स बहुत कमज़ोर हैं, उनके लिए पहली चीज़ जो हम लोग एडवाइस करते हैं, आप बच्चे को वही आप धूप लगाएं, मसला नहीं है, धूप ही उसको हेल्प आउट करेगी इनिशियल स्टेज में। अगर वो नहीं है उसके बाद फिर हम लोग उसके न्यूट्रिएंट्स पे काम कर रहे होते हैं। वही चीज़ आ जाती है, जो आपकी बॉडी से जितना नेचर इम्पैक्ट करेगी उतना आपको कभी भी टॉप फीड्स या टॉप की जो जितनी भी आप चीज़ें उस पर इम्प्लाई करें उससे नहीं हो पाएगा। सिमिलरली एक अगर हम एक्सरसाइज की बात करें या वर्जिश के हिसाब से बात करें, बीइंग अ फिजियोथेरेपिस्ट आई बी टॉकिंग, तो हमारे पास जो आपकी जिस्म से जितनी भी ज़्यादा आपकी हरकत कर सकता है ना, वो आपके न्यूनेटल एज से ही स्टार्ट हो जाती है। जितना आप इसको हिलाएंगे, जितना आप जिस्म को मूव करेंगे, उतना इसके लिए बेहतर है, क्योंकि उससे आपकी ब्लड सर्कुलेशन तेज़ हो रही होती है, उतनी ज़्यादा अच्छी ग्रोथ बच्चा कर रहा होता है। सो इट्स फ्रॉम द डे 1। वही बात आ जाती है, आप जितना अर्ली इंटरवीन करेंगे, जितना अर्ली चीज़ को इम्प्लाई करेंगे, उतने अच्छे रिजल्ट्स आपको इन फ्यूचर कहते हैं प्रेग्नेंट वुमेन को तो कोई एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, कुछ नहीं, तो ये आप जबकि उल्टा बता रही हैं कि मूवमेंट इज मेडिसिन बेसिकली, तो ये आप रेकमेंड करिए। इस पे कमेंट भी करना। हाँ, आपके पास तो फिर भी नॉर्मल केसेस आते होंगे, आपके पास तो बिल्कुल बिगड़े हुए ना वो वाले केसेस आते होंगे ज़्यादातर, जो मतलब मेल नरिश्ड होंगे या फिर फिजिकली जिनमें कोई मसला आ जाता होगा।
आपके पास क्या सक्सेस स्टोरीज का रेशियो हमारे पास अगर हम बात करें प्रेग्नेंट, अभी आपने पहला जी, पूछा कि भाई प्रेगनेंसी में क्या ज़रूरी है। स्टार्टिंग की मंथ्स हर एक मदर के लिए बहुत बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। आपकी जैसे बॉडी को अडेप्ट करने में बहुत मसला होता है, बहुत मुश्किल टाइम होता है, लेकिन डिपेंड्स। अगर मदर हेल्दी है तो हम उसको कहते हैं भैया आप चलें, नॉर्मल डिलीवरी की तरफ जाना है, आपने नॉर्मली मूव करना है, क्योंकि ये एक हमारे पास एक देखिए फीमेल में अल्लाह ताला ने वैसे ही बहुत सारी सलाहियतें रखी हैं, तो उसको जो है अगर हम नॉर्मल तरीके से रखना चाहें तो दैट इज़ द मेडिसिन, मूवमेंट इज़ मेडिसिन फॉर देम। हाँ, लेकिन एक्सेप्शनल कुछ केसेस है जिनमें बच्चे की जो हेल्थ है वो कॉम्प्रोमाइज़ है, या मदर इतना होल्ड नहीं कर पा रही, या यूट्रस कमज़ोर है माँ का, तो हम उन केसेस में उनको रिस्ट्रिक्ट करते हैं, बैठने को भी मना करते हैं कि इस तरह नहीं, ये सब जैसे ज़मीन पे सिटिंग मना कर रहे होते हैं, बहुत सारे केस में वेट लिफ्टिंग मना कर रहे होते हैं, तो उनमें चांसेस होते हैं कि भाई मिसकैरेज के चांसेस हैं या प्रेगनेंसी का लॉस हो जाए, इस तरह के कुछ चांसेस मिलते हैं। मैं एक सवाल ऐसा करना चाह रहा हूँ भाई, जो हमारे सोशल मीडिया के लोग हैं ना, वो इसको ज़रा अलग से करके लगाइएगा, ताकि जितने भी पेरेंट्स और पेरेंट्स टू बी हैं या माँ बाप बनने के ख्वाहिशमंद हैं, उनके लिए ये बड़ा एक अच्छा पैगाम चलेगा। डॉक्टर हज़रात हमारे साथ हैं जो आप समझें कि स्पेशलिस्ट हैं। और डॉक्टर सादिया, पहले मैं चाहूँगा कि आप इस पर कमेंट करें, फिर लाजवंती आपकी इस पर बहुत एक इम्पॉर्टेंट राय ज़रूरी है, क्योंकि आप फिजियोथेरेपिस्ट हैं। डॉक्टर सादिया, हम देखते हैं कि पहले 6-6, 8-8 बच्चे भी होते थे, सारे जो है वो नेचुरली जो है वो डिलीवर कराए जाते थे। अब हम ये देखते हैं कि पहले बच्चे की भी बारी आ रही होती है तो वो भी सी सेक्शन या सीजर पर जा रहा होता है, और फिर 3 या 4 बच्चों के बाद में डॉक्टर कहती है कि अब बस इससे ज़्यादा जो है वो नहीं हो सकता, क्योंकि आपकी जिस्म की कैपेसिटी ख़त्म हो चुकी है। व्हाट इज़ द डिफरेंस कि पहले की औरत जो है वो नेचुरल डिलीवरी की तरफ चली जाया करती थी, आज की औरत काम भी कर रही है, हाउसवाइफ भी है, वर्किंग वुमेन भी है, पहले से ज़्यादा एक्टिव भी है, लेकिन वो सी सेक्शन की तरफ ही जा रही होती है। डिफरेंस क्या है? ठीक है, आपने सवाल के अंदर ही एक जवाब भी दे दिया, लेकिन अच्छा। पहले बन सकता हूँ मैं गायनेकोलॉजिस्ट। राब्ता कीजिए, आस्ताना जो है मेरा। अच्छा, आस्ताना ही बनाना है। अच्छा अच्छा। देखिए, पहले जो था, पहले के इन्वायरमेंट, पहले की ग़िज़ाइयत, पहले का स्ट्रेस लेवल, पहले की हर चीज़ डिफरेंट होती थी, तो वो हर चीज़ जो होती थी आराम से हम लोग कैरी ऑन कर लेते थे, या हमारे पेरेंट्स बहुत आराम से कर लेते हैं। ठीक है। अगर अब हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं ना, तो इर्द गिर्द हमारा स्ट्रेसफुल माहौल है, ग़िज़ाइयत हमारी सिफर है, हम जो हैं वो जो है जो भी ग़िज़ा लेते हैं। अच्छा, मज़े की बात ये कि हम पहले देसी उस पे आते थे, प्योर चीज़ें होती थी, अब जो हैं वो तो चल पड़ा पहले क्या ऐसी ग़िज़ाइयत होती थी जो वो है नहीं, तो बाहर से खा लेते हैं। रात को 3 बजे भी आ रहा है, तो ऑनलाइन ऑर्डर हो रहा है, तो ऑनलाइन ऑर्डर हो रहा है, लोग सारी पे चीज़ें, चले बहुत चीज़ें मैटर करती हैं। तो वो हमारे, जैसे हमारी बॉडी को भी कहते हैं ना कि 8 घंटे लगते हैं अपना डिटॉक्स होने में। अब सारी चीज़ें हम वापस लेके जा रहे हैं कि भाई रात को आप 7 बजे खाना खा लें, 7:30 बजे खाना खा लें, ताकि आपका ड्यूरेशन अच्छा हो जाए। तो वही चीज़ अब हम वापस चीज़ों को हम प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया है। लेकिन बात यही है कि पहले की ग़िज़ाइयत डिफरेंट थी, अब की ग़िज़ाइयत डिफरेंट है, अब का स्ट्रेस लेवल डिफरेंट है। अब के पहले के बच्चे जो थे वो, अब कहना चाहिए कि भाई माँ बाप का कहना भी मानते थे। अब के बच्चे जो हैं वो थोड़े से डिफरेंट है। जो हम बार बार एक वर्ड यूज़ करते हैं, जेनजी, तो जेनजी वाले जो बच्चे हैं ना, वो कोई और ही चीज़, जेनजी की डिलीवरी कोई मामूली डिलीवरी नहीं होती। आप ये समझ। अच्छा, उनके लॉजिक्स भी अलग होती हैं, वो हर बात का कुछ लॉजिकल आंसर मांगते हैं। दूसरा ये कि मदर इतनी, पहले जो होते थे ना, मदर बहुत काम होती थी, अब की इतनी स्ट्रेसफुल हो गई है कि ये भी करना है, ये भी करना है, वो भी करना है, वो हर चीज़ करना चाहती है, लेकिन वो कर नहीं पा रही है। तो ये सारी मदर्स के लिए है कि स्टेप बाय स्टेप करें, वो मतलब इतना ज़्यादा फोकस नहीं हो पाते। ठीक है। तो इसीलिए हमने ये कहा कि भाई अब कम बच्चे हों और अच्छी नशोनुमा के साथ हों, ठीक है, वेरी गुड, अच्छी तरीके के साथ। राजवंती, मैं चाहूँगा कि आप ना फिजिकल एस्पेक्ट पे बात करें कि पहले हम ये देखते थे कि वो पानी के डोल भी उठा के लेकर आ रही हैं ख़वातीन, झाड़ू भी जो है वो उकड़ू बैठकर जो है वो लगा रही हैं, और पोछा लगाने के खास एक अंदाज होता है जो हमारी जो नानी दादी कहा करती थी, भाई वो पोछा बैठ कर लगाएं, एक एक्सरसाइज होती थी वो, जिससे नॉर्मल डिलीवरी होती है। बल्कि हमने खुद ये विटनेस किया है, क्योंकि जो बूमर्स हैं और जो जेनजी से थोड़ा सा पहले पैदा हुए हैं ना, 8-10 साल पहले, तो उन्होंने वो सारे दौर देखे हुए हैं कि चाची या ताई या कोई भी ऐसी शख्सियत है जो आपकी बड़ी है घर में, सुबह तक वो घर के कामकाज कर रही हैं और शाम में जो है वो बच्चा जो है वो पैदाइश हो रहा है, खुशियाँ मनाई जा रही है, डिलीवर हो रहा है,
पता तक नहीं चलता था, और अब बड़ा एक हौका होता है हाँ। कि भाई वो डिलीवरी का जो चिकी का जो पेन है और उससे जो गुजरना है, और फिर लड़की एक खौफ ज़्यादा हो जाती है, ट्रॉमेटाइज हो जाती है। फिजिकली कितना एस्पेक्ट इसका जो है वो इम्पोर्टेंट है, क्या इम्पैक्ट है एक्सरसाइज का, और लड़कियों की लाइफ में क्या चेंज आया है? हमारे पास जो हमारे पास पहले दौर था वो आज नहीं। पहले हम लोग वी वर मोर इनटू लाइक आउटडोर एक्टिविटीज, लेकिन अब क्या है, इंडोर। मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल बढ़ गया है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, हम पहले एंगेज करने के लिए अपने आप को पहले ही बचपन से ही बच्चों को कहते भाई बाहर जाओ, ठीक है, बाहर खेलो जाके। लेकिन अब क्या है, वही हम रिजर्व हो गए, तो हमारा बचपन ही उस घर के अंदर, उस चार दीवारी के, उस फ़ोन के अंदर हो गया। तो हमारे पास कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, कोई इस तरह की हमारे पास कोई ऐसी एक्सरसाइज नहीं करते बच्चे जो पहले किया करते थे। तो अल्टीमेटली वो इम्पैक्ट करते हैं आपकी जनरल हेल्थ को। जो मसल हेल्थ हमारे पास पहले बड़े बाप दादाओं में हम लोगों में होती थी, वो आज मसल हेल्थ नहीं है। रीज़न ए जो डॉक्टर सादिया ने बताया कि वैसे ही हम लोग डाइट नहीं ले रहे, वैसे ही हमारे पास सप्लीमेंट्स नहीं जो पहले हुआ करते थे, आउटडोर रहना नहीं था। पहले लोगों का रूटीन होता था भाई 5 बजे उठने वाला, अब वो 12 बजे उठने वाला, 3 बजे उठने। क्यों भाई, एक नॉर्म है, लाइफस्टाइल है। तो इसमें कसूर सिर्फ हम ये नहीं कहेंगे कि भाई हमारा अपना है, हमारे पास चीज़ें इस तरह से लाई गई हैं क्योंकि कोविड के बाद हमारे पास रूटीन में एक बहुत बड़ा शिफ्ट आया है। उसी ने ही बहुत चीज़ें हमारे पास एक जो हमारे पास पहले नॉर्मल नहीं थी वो अब नॉर्मलाइज करना शुरू। भाई रात को लेट नाइट क्लासेस चल रही हैं, हमारे पास ऑनलाइन क्लासेस की तरफ हम लोग एक तरह से जी ओवरली ऑक्यूपाइड होने की वजह से एक फीमेल हर तरह से सफ़र कर रही है। पहले क्या होता था, हमारे पास सिर्फ एक काम था भाई बच्चे संभालें, लेकिन अब क्योंकि एक नॉर्मल एक हमारे पास वैल्यू ये है कि भाई औरत काम भी करेगी, घर का काम भी करेगी, बाहर की जिंदगी, क्योंकि एक नीड भी है। अब वो पहले जमाना होता था भाई एक कमाएगा 7 खाएंगे, लेकिन अब 7 कमाएंगे तो 7 खाएंगे, तो मुश्किल से एक खा पाएगा। एग्जैक्टली। तो ये चीज़ें अब देखिए ना, चीज़ें चेंज हुई है वक्त के साथ। उसी चीज़ ने हमारे पास बहुत बड़ा हेल्थ पे भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट किया। जो हम चीज़ें हमारे पास पहले नॉर्मल होती थी वो अब नॉर्मल नहीं है। फिजिकल एक्टिविटी हमारे पास पहले प्रमोट की जाती, लेकिन अब कुछ हमारे पास कुछ सिक्योरिटी इशूज़ हैं, बच्चों को हम लोग नहीं छोड़ते बाहर। बहुत सारे पेरेंट्स का इशू है भाई अभी इतना सेफ नहीं है कि भाई आप बाहर छोड़ें। पहले तो रात रात तक बच्चे गलियों में खेल रहे थे, तो उनकी उस तरह की फिजिकल एक्टिविटी थी, उस तरह की फिजिकल हेल्थ थी। आप रेकमेंड करती हैं पेरेंट्स को, जब वो पेरेंट्स टू बी हो रहे होते हैं, बन रहे होते हैं या बनने वाले होते हैं, तो माओं को कोई एक्सरसाइजेस सजेस्ट करती हैं? sure. और उसके साथ साथ ये भी इंक्लूड कर दीजिए कि बच्चा जब पैदा हो जाता है तो बच्चे की इनिशियल एक्सरसाइजेस क्या होती हैं? तो उसने हाथ पैर तो हिलाते रहना ही है, छोटा सा। हमारे पास पूरा एक प्रोटोकॉल होता है जो हम लोग फॉलो करवाते हैं। जैसे बच्चा डिलीवर हुआ हमारे पास, अगर तो वो बच्चा हमसे एनकाउंटर हो रहा है किसी भी हेल्थ के हिसाब से, मतलब जैसे ओपीडी में बच्चा आया है कि भाई इसके हाथ पैर ज्यादा नहीं चल रहे या इतनी हरकत नहीं कर रहा, जो या बच्चा गर्दन देर से संभाल रहा है, जो मेन इशू डेवलपमेंट के साथ आ रहे हैं, या बच्चा भाई चला फिरा देर, तो हम देर से है, तो हम लोग वो हम उनको एक पूरा एक एक्सरसाइज प्रोटोकॉल बता रहे थे जिनमें प्रॉपर जनरल रेंजेस हम करवा रहे थे। हाथ की नॉर्मल मूवमेंट हमने उसको सिखा दी, जो कि हमें एक न्यू मदर को तो भी नहीं लग जाएगा, छोड़ दें ये होगा, लेकिन जब एक प्रोफेशनल के अंदर वो सीख रही होती है ना, हमारे अंडर सीखे, तो वो खुद करवा रही होती है वो एक्सरसाइजेस। अच्छा। वो पूरा एक प्लान होता है जो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। यू कैन ट्रेन ऑल द मदर्स। आई कैन। अच्छा, कैसे अंदाज़ा होता है लाजवंती कि ये जो बच्चा अभी बिल्कुल न्यूली बॉर्न है, तो उसको देख के आप कैसे पता लगाती हैं कि कैसे डायग्नोस करती हैं कि इसमें ये कुछ फिजिकली ये फिट नहीं है, या क्या? It starts from the day one। इनसे पहले मैं बता दूं, क्योंकि इनके अंदर भी एक माँ छुपी हुई है, बच्चा देख के बता देती हैं, अपना बच्चा समझ के उसको टेक केयर कर रही होती है उसकी। That's true। लेकिन हमारे पास जनरली हमारे पास कुछ रिफ्लेक्सेस होते हैं जो बाय बर्थ आप लेके होते हैं, जिनमें सकिंग रिफ्लेक्स है। ठीक है। अगर आप बच्चे को थोड़ा सा टैप करेंगे, बच्चा उसी तरफ फेस करेगा। That's the first reflex। अगर बच्चा सक कर सकता है, माँ की फीट को सक कर रहा है, वो एक इनिशियल रिफ्लेक्स होते हैं। हम चेक करें भाई बच्चे का रिफ्लेक्स नॉर्मल है, तो इसी तरह से सर्टेन हमारे पास कुछ रिफ्लेक्सेस होते हैं जो हमारे पास उसी वक्त ही पैदाइश के साथ ही बच्चा लेके आ रहा होता है। तो ऑन द स्पॉट जैसे बच्चा डिलीवर हुआ, उसको हमने फिजिकली पूरा असेस किया, फिजिकली हम सारे उनके रिफ्लेक्सेस चेक कर रहे होते हैं। अगर वो इंटैक्ट हैं तो बच्चा इज गोइंग टू बी द नॉर्मल, अपनी एज के साथ सारी चीजें अचीव करेगा। और अगर वो एब्सेंट है तो हमें एक होता है कि भाई अच्छा अभी इसमें थोड़ा सा डिले हो सकता है। और उसको आप कैसे ट्रीट करते हैं? उसको फिर हम लोग डिफरेंट थेरेपी से ट्रीट करें। उसको हम ट्रेन कर रहे थे, उसकी नेक की मूवमेंट स्टार्ट करवा देते थे इनिशियल डेज नहीं। हम माँ को ट्रेन कर रहे थे कि भाई जितना हो सके उसको ब्रेस्ट फीड की तरफ वो करें, रीइंफोर्स करवा रहे थे कि भाई आप उसको अपने सीने से लगाएं या थोड़ा सा उसको उस हिसाब से हम लोग ट्रेन कर रहे थे। अगेन इट डिपेंड्स, पेशेंट टू पेशेंट आपकी स्ट्रैटेजी वेरी कर रही होती है।
हर पेशेंट पे एक स्ट्रेटजी आप नहीं कर सकते और हर पेशेंट को एक ही चीज़ आप नहीं सिखा सकते। सो अकॉर्डिंग टू द नीड्स हम बच्चे को माँ के हिसाब से ट्रेन कर रहे थे कि भाई आपने इतना ट्रेन होना है कि भाई इन दी एंड आपने ही बच्चे को संभालना है। सो वी ट्रेन मदर्स ताकि वो अपने घर पे जो 24 घंटा उनके पास बच्चा है तो उस हिसाब से उसको ट्रेन करें ताकि अपने रिफ्लेक्सेस को इंटेक्ट करें। वेरी गुड। डॉक्टर सादिया, मैं ज़रा जानना चाहूँगा इस इदारे के हवाले से भी, पहले तो एक चीज़ कंफर्म कर दीजिए कि इस इदारे के अंदर क्या डिलीवरीज वगैरह हो रही हैं, होती हैं? जी देखिए, हम लोगों ने 3 साल के टेन्योर में 8 यूनिट्स खोले हैं। माशाल्लाह। ठीक है, तो जैसे कि 4 यूनिट्स कराची में काम कर रहे हैं, जिसमें से कोरंगी 5 है, आज़म बस्ती है, सोबराज है और JPMC है। अच्छा, जिसमें सोबराज और आज़म बस्ती में मदर एंड चाइल्ड केयर की फैसिलिटीज़ पूरी मौजूद है, जिसमें डिलीवरी से लेके फिर चाइल्ड मतलब जहाँ माँ अपने बच्चे को डिलीवर करेगी उसके बाद वो पीडियाट्रिशियन और न्यूनेटोलॉजी वाला उसका शुरू हो जाएगा। तो ये 2 डिपार्टमेंट, ये जो 2 यूनिट्स हैं ये हम लोग केटर कर रहे हैं। इसके अलावा सक्खर जामशोरो जैसे डॉक्टर लाजवंती ने बताया, इधर भी बाकी सब चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता डेवलप कर रहे हैं। मेरे तो पूछने का मकसद ये था, मैं ज़रा सवाल इसलिए रिपीट कर दूं कि डिलीवरीज मतलब हो रही हैं, डिलीवरीज के अंदर हमने चैलेंजेस की भी बात की। बच्चा जब ज़िंदगी में आ जाता है, एक दुनिया में आ गया है, एक बड़ी कॉमन सी सेइंग है कि डॉक्टर्स जानबूझ के जो है ना बच्चे को जो इंक्यूबेटर में रखेंगे या बच्चे को 7-8 दिन वहाँ पर रखते हैं, और जिसके ऊपर माँ बाप बड़ा पैनिक हो जाते हैं और पैनिक होने के बाद गुस्सा करते हैं, बस आप मेरा बच्चा मुझे दें और मैं घर लेकर जाना चाहता हूँ। आप लोग जो है वो इसको सुइयाँ ही लगाए जा रहे हैं, बच्चे को देखिए हर जगह से पंचर कर दिया है, कभी पैरों में सुइयाँ लग रही हैं, हाथों में लग रही हैं। इस कॉन्सेप्ट को मैं चाहता हूँ ज़रा आप क्लियर करें कि ये होता क्यों है, बच्चे को रखा क्यों ज़्यादा इंक्यूबेटर में, क्या उसकी जो जान है, सेहत है, वो इतनी ज़्यादा ज़रूरी होती है कि वो इंक्यूबेटर में रहे, या पहले की तरह बस बच्चा पैदा हुआ और ले जाया करते थे? देखिए, जिस तरह से एडवांसमेंट आती जा रही है, हम लोगों की जैसे नॉलेज में इजाफा होता जा रहा है, तो देखें पहले जब बच्चा पैदा होता था तो फ़ौरन माँ बाप के हाथ में दे देते, अभी भी देते हैं अगर बच्चा बिल्कुल नॉर्मल है। तो सर्टेन हम 3-4 चीज़ें बच्चे की देखते हैं, जैसे डॉक्टर लाजवंती ने बताया कि हमने उसके रिफ्लेक्सेस चेक कर लिए। दूसरा, बच्चे की सांस सही आ रही है, तेज़ तो नहीं ले रहा है, बच्चा एकदम ठंडा तो नहीं पड़ गया है। तो दूसरी, ये बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिसको हम देखते हैं, उसको हम थोड़ी देर के लिए, कुछ बच्चों को थोड़ी देर के लिए ज़रूरत होती है NICU केयर की, और उसके बाद फौरी तौर पे वो माँ के पास आ जाता है। कुछ बच्चे जो होते हैं, कभी कभी ये होता है कि डिलीवरी के फ़ौरन बाद जो है, जैसे आपने बहुत सारे केसेस सुने होंगे कि मदर इतनी देर से आई कि वो बैग फट गया, वाटर बैग फटा, तो वाटर नॉर्मल है ना, वाटर बैग फटा, उसके बाद बच्चे ने वही पानी इनहेल किया। ठीक है, अब माँ बाप के लिए तो वो होता है ना कि ये तो नॉर्मल है, वाटर बैग फटेगा तभी हम लेकर आएंगे, लेकिन वो जो गंदा पानी इनहेल करता है वो कहाँ जाएगा, बेचारे की सांस की नाली में जाएगा। उसको देखने के लिए डे 1 पे तो कभी कभी पेरेंट्स को लगता है कि हाँ ज़्यादा बच्चा ख़राब नहीं है, लेकिन हमारे हिसाब से बच्चे की वो जो क्रिटिकल कंडीशन है शुरू हो चुके होते हैं। हाँ, 72 आवर्स तक तो हम खुद ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि बच्चे के अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी। तो 72 आवर्स तक तो हमें उस बच्चे को देखना ही देखना है। उससे पहले हम जो सारी चीज़ें देते हैं, लगाते हैं, इंजेक्शंस, एंटीबायोटिक्स वगैरह देते हैं उसको। पेरेंट्स का कंप्लेन करना इसलिए लाजमी होता है कि नन्ही सी जान है, कभी वेन नहीं मिलती, इतनी फ्रजाइल वेन होती है कि वो पंचर हो जाती है, कि हम लोग इतने एक्सपर्ट हमारे पास स्टाफ होता है उसके बावजूद, तो वो थोड़ा सा ये उनके लिए परेशान कुन बात होती है। लेकिन फिर हमें यही बात हमें काउंसिल करना है कि भाई यही चीज़ आपके बच्चे को बचाएगी। एग्जैक्टली, इन द लॉन्ग रन जो कुछ आपने उसको ट्रीटमेंट दी है वो उसको लाइफ लॉन्ग हेल्प करेगी। बिल्कुल। पहले तो मैं आप सबको, खासतौर पे जो लोग इस वक्त देख रहे हैं और खासतौर पे ख़वातीन की एक व्यूवरशिप ज़्यादा है, जो सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ एंड न्यूनेटोलॉजी है, इनके जो डॉक्टर्स हैं इस इदारे को, और ख़ासतौर पे लाजवंती यहाँ पर मौजूद हैं, सादिया यहाँ पर मौजूद हैं और अनम शकील, कभी मैं यहाँ पर नाम कोट कर दूँ कि जिसके ज़रिए हम कनेक्ट हुए हैं, इन सबको सल्यूट है। ये ख़ुद भी माएँ हैं, और अगर माएँ नहीं है तो इनके अंदर भी एक माँ बसती है। जिस तरह से डॉक्टर सादिया ने जुमला कहा ना, वो मेरे जाके यहाँ हिट किया है कि छोटी सी नन्ही सी जान है जिसको घर वाले उसके अपने अहले खाना हाथ में लेने से डर रहे होते हैं, सहम रहे होते हैं, इतनी नज़ाकत से उसको गोद में उठाते हैं, और जब उसको एक सुई लगनी होती है, नेडल घुसानी होती है, या कहीं पाइप जो है वो क्रॉस कराना होता है, या कोई भी ट्रीटमेंट होता है,
ये इतनी महारत से काम कर रहे होते हैं, इनके अंदर भी एक दिल धड़कता है, इनको भी वो डर होता है कि कहीं नस जो है वो पंचर ना हो जाए वेन, या बच्चे को ज़्यादा जो है वो कोई ऐसी टॉक्सिक चीज़ उसके अंदर है तो वो उसको डैमेज ना कर रही हो, जैसे बताया कि गंदा पानी बच जाता है। इतना सेंसिटिव मामला, इतनी हिम्मत कैसे आती है राजनीति? पहले आप बताइएगा, कभी डर नहीं लगा ड्यूरिंग यूटी के टाइम पे जब अंडर ट्रेनिंग होंगी तो उसके बाद यूटी कंप्लीट हुई होगी, कभी ऐसा डर नहीं लगा कि यार ये भी एक नन्ही सी जान है तो मेरे ऊपर डबल जिम्मेदारी पैदा हो जाती है? दैट्स ट्रू। हमारे पास बिलाल, हम लोग जब अपनी डिग्री कंप्लीट कर रहे होते हैं ना, उस वक्त हमसे ओथ लिया जाता है। अच्छा, वो Yes. क्या होता है जरा बताएं। वो ओथ हमारा इस तरह से है कि भाई आप अपने पेशेंट को जिस तरह से ट्रीट करने जाएं, यू हैव टू बी वेरी कॉन्शियस। आपको उसको इस तरह से ट्रीट करना है जैसे कि वो आपका वाकई कोई इतना नियर बाय आपसे कनेक्टेड है, उसकी प्राइवेसी को मेंटेन करना है, उसकी कंप्लाइंस रखनी है, आपने हर लिहाज से उसको ऐसे ट्रीट करना है जैसे आप किसी अपने को ही ट्रीट करें। सिमिलरली द वेज वी आर अप्लाइंग, जैसे हम लोग अभी मेडिकल के टर्म से ही बात करें, आपने कहा कि भाई आपके अंदर भी एक दिल है। तो स्टार्टिंग में व्हेन वी स्टार्टेड द ट्रेनिंग, मेरे लिए क्योंकि बहुत बड़ा एक चैलेंज था बिकॉज आई एम अ जनरल फिजियोथेरेपिस्ट, तो उसके बाद अब मैंने स्पेशलाइजेशन की, मैंने पीड्स में और यूनिट्स। इतना छोटा एक दिन का बच्चा, अब उसको मुझे पूरा मूव करना है, इट वाज वेरी डिफिकल्ट। मेरे पास कुछ केसेस हैं जैसे मेरे पास 100% सक्सेस रेट है। आपने एक कॉमन कंडीशन सुनी कि क्लब फुट, उसमें क्या होता है, चांद पैर जो आपने सुनी होगी कंडीशन, बच्चे का जो पैर वो इनवर्ड होता है। विद इन 7 विजिट्स हमारे पास वो पेशेंट आया था, डे 1 से हमने स्टार्ट की थी उसकी थेरेपी। 7 डेज के अंदर उसकी टोटल नॉर्मल जो है बच्चे का पूरा फुट जो है नॉर्मल कंडीशन पे आया। तो इट वर्क्स। अगर आप अपनी डेडिकेशन से काम करें, ऑनेस्टी से काम करें, या अपने उस पेशेंट को एज अ पेशेंट ही ट्रीट करें, रादर देन भाई ड्यूटी के आवर्स ज़्यादा लग रहे हैं या मेहनत ज़्यादा लग रही है, उसको थोड़ा सा साइड में रख के अगर आप उतनी डेडिकेशन से काम कर रहे हैं तो यू आर गोइंग टू गेट 100%। मैं आपसे यही सवाल करने चाह रही थी कि आपके पास तो बड़े चैलेंजिंग केसेस आते होंगे, तो आपकी ये सक्सेस स्टोरी कोई ऐसी बताएं कि जो बिल्कुल शुरू से बच्चे को आपने ट्रीट किया और वो बाय द टाइम जाकर वो चीज़ आपने क्योर कर ली, चाहे वो बच्चा ऑटिस्टिक था या जो भी प्रॉब्लम। देयर आर लाइक मोर देन 200 to 300 केसेस। मुझे यहाँ पे 3.5 साल हो गए हैं यहाँ पे SICHL में। तो बच्चा मेरे पास बेड पे आता है, बहुत ही उम्मीद के साथ, उसकी माँ थी भाई ये नहीं चल रहा, और वो चल के गया है मेरे पास से विद द बाय, हम जा रहे हैं अभी। तो ना सिर्फ हम लोग जो है जी कोरंगी 5 में ना सिर्फ हम लोग सिर्फ सिंध के बच्चे देख रहे हैं, ओवरऑल हमारे पास वर्ल्ड वाइड से बच्चे आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास अफगानिस्तान के बच्चे आए हैं, उनको हमने ट्रीट किया है। हमारे पास दुबई, शारजा, यहाँ से आए हैं बच्चे, सऊदी अरब से हमारे पास बच्चे आ रहे हैं। क्योंकि ये हमारे पास अगर रिहैबिलिटेशन की बात की जाए ना, ओवरऑल हम लोग यहाँ पे अपने इंस्टीट्यूट में 4 सर्विसेज प्रोवाइड करें, एक अंडर वन रूफ, दैट्स फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, साइकोलॉजी एंड स्पीच थेरेपी। आपने सुना होगा बच्चे ऑटिज्म में आ रहे हैं, ऑटिस्टिक बच्चे हैं, स्पीच थेरेपी ने स्पीच डिले, बच्चा बोल नहीं रहा, तो वो सर्विसेज भी हम प्रोवाइड करें। और ये ऐसी सर्विस है रिहैबिलिटेशन जो सबसे ज्यादा महंगी तरीन सर्विस है ओवरऑल ग्लोबल लेवल पे। तो लोग यस, इट्स ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट। हम पर्ची के भी पैसे नहीं लेते, बहुत लेमैन अगर टर्म में के पैसे भी नहीं लेते और यहाँ पर्ची भी नहीं चलती, पर्ची भी नहीं चलती। उन बच्चों को तो मैनेज करना ही इतना मुश्किल होता है। एग्जैक्टली, हम लोग उनको उनके बिहेवियर्स पे काम कर रहे थे। हमारे पास साइकोलॉजिस्ट हैं जो उनके बिहेवियर्स पे काम कर रहे हैं। बच्चे का ऑक्यूपेशन, हम कहते हैं ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का क्या काम, ऑक्यूपेशन बच्चे के, जैसे आपका ऑक्यूपेशन आप एक न्यूज़ एंकर हैं या हम लोग एक मॉर्निंग शो करें या मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट, बच्चे का ऑक्यूपेशन है खेल कूद में, तो हम उनको उस चीज़ पे रीइंफोर्स करें। स्पीच डिले, भाई बच्चा बोल नहीं रहा, स्क्रीन टाइम ज़्यादा, तो हम स्पीच थेरेपी करें। फिजिकली अगर मैं एज अ फिजियोथेरेपिस्ट बात करूँ तो मैं फिजिकली उसको देख रही हूँ। अगर बच्चा हमारे पास, मुझे लग रहा है कि भाई बच्चा चल नहीं पा रहा, एक देखें, एक माँ जब एक बच्चे को गोद में ले तो वो आगे का फ्यूचर सोच रही, भाई ये बच्चा चलेगा, ये मेरा बच्चा बड़ा होगा। अब वही डिले आ जाए ना तो एक बहुत एक होपलेस एक हमारे पास मदर्स आ रही होती है, और वही जब 3-4 महीने की थेरेपीज, कंसेक्यूटिव थेरेपीज के साथ हमारे पास जब बच्चा चलना शुरू करता है, दैट्स अमेजिंग। इतनी बड़ी इबादत है, मतलब ये कि आप इंसानी जान को ना सिर्फ ट्रीट कर रही हैं बल्कि उनके वालिदैन की एंजाइटी को खत्म कर रही हैं। एक बहुत बड़ा चैलेंज है। साथ ही जरा इस पर आप भी कमेंट कीजिएगा। पहले तो हाउ डू यू फील इनसाइड व्हेन इट कम्स टू हैव अ टॉडलर, और बिल्कुल नौमौलूद बच्चा गोद में लेना और उसकी मूवमेंट, सारी चीज़ें, किस तरह से आपके अंदर एक जज्बा पैदा होता है। दूसरा ये कि थोड़े से बड़े बच्चों की भी मैं सवाल ऐड कर रही हूँ, क्योंकि टाइम कम रह गया है, कि आजकल कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं जो पेरेंट्स भी फेस कर रहे हैं, जैसे कंडीशन अगर चाइल्ड है
तो उसको कैसे टेक केयर किया जाए, अवेयरनेस मौजूद है या नहीं। तो आपके पास कौन कौन से ऐसे केसेस आ रहे हैं उसको भी ज़रा इंक्लूड कर लीजिएगा कि ज़्यादातर कौन से केसेस आप फेस कर रहे हैं। देखिए रोज़ाना के बेसिस पे तो मैं बिल्कुल कॉमन केसेस जो कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में नहीं होने चाहिए और जो कि मौजूद है मैं उनको हाईलाइट करूँगी। जैसे कि मलेरिया हो गया, डायरिया हो गया, टाइफॉइड हो गया, इस तरह के केसेस हैं। और कुछ केसेस में टेटनस आ जाते हैं हमारे पास, जैसे पोलियो आ जाता है। तो इस तरह के केसेस हैं जो कि दुनिया में बहुत कम देखे जाते हैं और हमारे पास जो है ना डेली बेसिस पे अगर मैं बात करूं तो हमारी जनरल पीड्स की 400 की ओपीडी होती हैं, तो उसमें से ये सारे केसेस सब डिवाइडेड होते हैं। ठीक है। तो अब इसमें ये होता है कि भाई अब या मेल न्यूट्रिशन वाले जो केसेस होते हैं, तो इसमें जे इस तरह से होता है कि फिर बच्चों को माँ बाप को ट्रेन करना होता है कि भाई बच्चों को बाहर की चीज़ें खाने से मना करें, कि वो बाहर की जो गन बला जो खाते हैं वो ना खिलाइए, पानी को उबाल के करें। बहुत सारे पेरेंट्स जो कहते हैं कि हम फिल्टर पानी पीते हैं उसमें सब कुछ हो रहा है, लेकिन फिल्टर पानी में आपके बैक्टीरियाज नहीं खत्म होते। ठीक है, बहरहाल प्रोग्राम का वक्त बहुत तेज़ी से ख़त्म हो गया एंड बड़ा अच्छा टॉपिक था। मैं चाहूँगा कि इन दी एंड लाजमती एक छोटा सा इंस्टीट्यूट के हवाले से कोई मैसेज देना चाहें, क्योंकि बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं और बड़े तेज़ी से यूनिट्स फैलते चले जा रहे हैं। व्हाट डू यू से अबाउट? अगर हम अपने इंस्टीट्यूट की बात करें तो हमारा इंस्टीट्यूट प्रमोट ही चाइल्ड हेल्थ को कर रहा है, बिकॉज इट्स स्टार्ट विद द डे 1 की प्रोग्रेस से। तो जितना हो सके आप अपनी जो घर में जो एक्सपेक्टिंग मदर्स हैं उनका आप ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखें। उनकी सेहत अच्छी है तो बच्चे की अल्टीमेट सेहत अच्छी है। इसके अलावा हम लोग वैक्सीनेशंस को प्रमोट करेंगे। सो वैक्सीनेशन ना सिर्फ बच्चे के लिए ज़रूरी है, मदर्स के लिए भी ज़रूरी है। प्रॉपर स्कैन्स होने चाहिए जो मदर के, अल्ट्रासाउंड जो हम लोग करवा रहे होते हैं वो ज़रूरी है। चेक इन बैलेंस रखना, कुछ टेस्ट होते हैं जो मदर की होना ज़रूरी है ताकि बच्चा इन दी एंड एनेमिक ना पैदा हो या मैल नरिश ना हो। तो जितनी आप जो है केयर एक मदर की करेंगे उतना अल्टीमेटली आपको प्रोडक्ट अच्छा मिलेगा। बिल्कुल ऐसा ही। तो रिजल्ट्स अच्छे लेने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, वो आपकी मेहनत आपकी जो है ड्यूरिंग डिलीवरी और ड्यूरिंग एट द टाइम ऑफ बर्थ स्टार्ट होती है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर लाजवंती आपका भी और डॉक्टर सादिया आपका भी। और ये जो इदारा है जिस खूबसूरती से काम कर रहा है, आज चाइल्ड हेल्थ पर बात हुई है और चाइल्ड हेल्थ आपको पता है खासतौर पर ख़वातीन की व्यूअरशिप बहुत ज़्यादा है मॉर्निंग स्पॉट की। तो आज आपको ये पता चल गया होगा कि एक ऐसा इदारा भी एग्जिस्ट कर रहा है इसी सिंध हुकूमत में कि जो आपसे कुछ लेगा नहीं, पर्ची तक के पैसे नहीं है और पर्ची भी नहीं चलती यहाँ पर। अपने बच्चे की सेहत के लिए अब बच्चा जब मादरे रहलत में होगा ना, होम में होगा, तब से ही आप जाके विजिट कर सकते हैं। और बच्चा जब दुनिया में आ जाए तो बड़े चैलेंजेस होते हैं पेरेंट्स के लिए भी, और बच्चे को खुद भी एक चैलेंज का सामना जो है वो फेस करना पड़ा होता है। तो ये डॉक्टर्स हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हो चुका है। कल फिर एक मज़ेदार से और चटपटे से टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए मेरी खूबसूरत सी जो दोनों गेस्ट बैठी हुई हैं और खूबसूरत सी को होस्ट बैठी हुई हैं और मुझ समेत और पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।